देश में 1975 में लगी इमरजेंसी के दाग अभी तक धुले नहीं हैं और शायद धुलेंगे भी नहीं। लेकिन साउथ कोरिया में लगी इमरजेंसी पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया, ये हम सबको जानना चाहिए। बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन क्यों नहीं थम रहा और सियासी दल कैसे इस आंदोलन में अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 27 के लिए बीजेपी की क्या है रणनीति, इस पर हम विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। साउथ कोरिया की एक कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है जो फिलहाल एक नजीर बन गया है, जिसे सभी देशों के लिए एक सीख भी कह सकते हैं। दरअसल साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति योन सुक योल के खिलाफ मंगलवार को सियोल की एक कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। इससे पहले योल को मार्शल लॉ लागू करने की नाकामयाब कोशिश के चलते 14 दिसंबर को महाभियोग लागू कर पद से हटा दिया गया था। साउथ कोरिया की योनहप मीडिया एजेंसी की माने तो ऐसा देश में पहली बार हो रहा है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया हो और उसे पद से हटाया गया हो। सियोल की जिला अदालत ने करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के सीनियर अधिकारियों के इसके लिए निर्देश जारी किए। इसके अलावा उनके राष्ट्रपति आवास की तलाशी भी लेने के आदेश हुए हैं। योन ने 4 दिसंबर को देर रात देश में इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि योन को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इस कड़ी को समझने के लिए आइए हम सबसे पहले साउथ कोरिया के पुराने नतीजों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया की संसद में कुल 300 सीटें हैं। इस साल की शुरुआत में जब चुनाव हुए तो जनता ने विपक्षी पार्टी डीपीके को भारी बहुमत से जिताया, जिसके चलते सत्ताधारी पीपुल्स पावर को सिर्फ 108 सीटें मिली, जबकि विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 सीटें मिली। बहुमत में होने के वजह से विपक्षी डीपीके राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में ज्यादा दखल दे रही थी। फिर जैसे ही राष्ट्रपति को समझ आने लगा अब उनकी दाल यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं गल पाएगी, तो उन्होंने इमरजेंसी को इम्पोज करने का सोचा। योन ने साल 2022 में मामूली अंतर से चुनाव जीता था। इसके बाद से उनकी लोकप्रियता लगातार घटती चली गई। उनकी पत्नी के भी कई विवाद आने की वजह से उनकी इमेज को काफी बुरा असर पड़ा। फिलहाल राष्ट्रपति की लोकप्रियता का ग्राफ घटकर 17% के करीब है, जो कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों की नजरअंदाज किया जाए तो सबसे कम है। इन सब से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन इन सब सर्कमस्टांसेस के बावजूद सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही इमरजेंसी को हटा दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में राहुल गांधी की दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब उसे हटने में 21 माह का वक्त लगा था और ना जाने कितने पत्रकार, छात्र नेता, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल का सबसे काला अध्याय, सबसे काला धब्बा माना जाता है। लोक नेता जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। तो ये थी भारत की इमरजेंसी और अभी सियोल की हमने इमरजेंसी देखी, किस तरह से तत्कालीन राष्ट्रपति को पद से हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और बिहार से बात करते हैं। तो बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए कई राजनेता ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरे छात्रों के साथ आने को बेताब हैं। कैंडिडेट्स के समर्थन में 31 दिसंबर को लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक सड़क पर उतरे। विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक का मार्च किया। हाथों में बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने का पोस्टर लिए हुए थे। लाठीचार्ज के विरोध वाले पोस्टर भी इनके हाथों में दिखाई दिए। पुलिस ने विधायकों को राजभवन जाने से रोका तो विधायक सड़क पर बैठ गए और विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि नियम दिखाइए कि विधायक राज्यपाल से नहीं मिल सकते। इसके बाद पुलिस ने उन्हें आगे जाने दिया और इसी दौरान पुलिस के साथ उनकी मामूली झड़प भी हुई। सोमवार को यानी 30 दिसंबर को लेफ्ट और आरजेडी ने बिहार बंद बुलाया था। इस दौरान 2 जगहों पर ट्रेनें भी रोकी गई। 6 शहरों में सड़कों पर जाम किया गया। बीपीएससी के खिलाफ चल रहे इस प्रदर्शन में आइए विस्तार से समझाते हैं कि क्या है कैंडिडेट्स की मांग। और पहली बार इस तरह से आंदोलन नहीं हो रहा है बिहार में।
पहले भी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन इस बार छात्रों की मांग कुछ अलग है। पहली और सबसे अहम मांग है कि बीपीएससी परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा ली जाए। इसके अलावा एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए, जिससे सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। और वही कैंडिडेट्स की मांग के साथ एक सवाल ये भी है कि वो ये कि आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा कैसे ले सकता है, मतलब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स का ये भी सवाल है कि 911 सेंटर पर हो चुकी परीक्षा का प्रश्न पत्र और 4 जनवरी को एक सेंटर पर होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र एक जैसा कैसे होगा। और अगर 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर से आसान रहा तो बाकी के छात्रों के साथ न्याय तो नहीं होगा। इन सब मांगों और सवालों को लेकर आंदोलन का सिलसिला लगातार जारी है। आज 14 दिन का समय बीत चुका है, ना ही सरकार कुछ कर रही है और ना ही आयोग। इस पूरे विवाद को लेकर कई छात्र नेताओं की सीधी नाराजगी आयोग से है, तो वही विपक्षी सांसद इस पूरे मुद्दे को सरकार से जोड़कर चल रहे हैं। अब देखना होगा इन छात्रों की मांगें कब पूरी होती हैं। फिलहाल देश में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की चर्चा जोरों पर है, वो है दिल्ली और बिहार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन तैयारियां दिल्ली बिहार से कम नहीं। 2024 के चुनाव के झटके से पूरी उत्तर प्रदेश बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती और पहले से ज्यादा ताकत से बीजेपी अपनी रणनीति से विरोधियों को मात देने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ों पर फोकस कर रही है। बीजेपी अपनी टीम में बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक अलग अलग रूप देकर नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ मैदान में उतर रही है, जिसके जरिए सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को काउंटर करने की कोशिश होगी। 24 के सियासी झटके से सबक लेते हुए बीजेपी अपने स्वरूप और कार्यप्रणाली में भी बदलाव कर रही है। बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के बाद मंडल अध्यक्ष की फहरिस्त भी अब आना शुरू हो गई है, जिसमें 50% हिस्सेदारी दलित पिछड़ों को देकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष को चित्त करने की पूरी रणनीति बीजेपी बना रही है। बूथ अध्यक्षों के बाद अब मंडल अध्यक्ष बनाने का काम भी 60% लगभग पूरा हो चुका है। मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति में भी सभी जाति वर्गों को शामिल किया गया है। क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है उस जाति को ही तवज्जो ज्यादा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव 2027 में है, बीजेपी ने हर छोटे बड़े स्तर पर नेतृत्व निकालकर अलग सियासी दांव चलने की तैयारी की है, जिसके जरिए पार्टी के भावी प्लान को भी समझा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक नाम के साथ उनकी जाति भी लिखी जा रही है। मतलब साफ है, जाति जाति के खेल में बीजेपी पीछे नहीं रहना चाहती। दिलचस्प बात यह है कि एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक जाति से मंडल अध्यक्ष बनाए जाने के बजाय बीजेपी ने अलग अलग जातियों से नियुक्तियां की हैं, जिसकी वजह से हर जाति हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। अंदर खाने से तो खबर यह भी है कि इस बार पार्टी ने 33% महिलाओं को और 50% दलित ओबीसी को भागीदार बनाने का मन बना लिया है, यानी महिलाओं की भागीदारी इस बार अच्छी खासी रहने वाली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला बनाया था, जिससे वो 2024 में हिट लिस्ट में निकले, इसके चलते यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतने में कामयाब भी रहे। बीजेपी मात्र 33 सीटों में सिमट कर रह गई थी और एक बड़ा झटका झेला था, जिसकी वजह से पीएम मोदी का 400 पार वाला नारा अधूरा रह गया और नतीजा ये हुआ कि केंद्र में सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। अब बीजेपी ने हार से सबक लेते हुए दलित और पिछड़ों को आगे कर 2027 की तैयारी कर रही है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।